Hello students, my name is CS Mayank Agrawal and I welcome all of you in my YouTube channel M Smart in CMA. So जैसा कि मैंने कल आप लोगों के सामने इस चैनल को लॉन्च किया था और मैंने ये कहा था कि ये चैनल एक्सक्लूसिवली CMA फाउंडेशन के बच्चों के लिए होगा और आज से मैं इस पे वीडियोस डालना चालू करूंगा, जिसका मैंने आपको वादा किया था कि कल मैंने आप लोगों के सामने हमारी टीम को इंट्रोड्यूस किया था कि CMA फाउंडेशन में जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनको कौन कौन सी फैकल्टीज लेंगी और आज से मैंने उसकी शुरुआत कर दी है। तो आज पहला वीडियो जो है बेटा वो सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि जो भी सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में हैं वो कौन से सब्जेक्ट हैं, क्यों उसे दिया गया है, क्या पढ़ने का पर्पस है और किस तरीके से हम थ्योरेटिकल चीजों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो आज मैं जिस सब्जेक्ट का ओवरव्यू देने वाला हूं वो है पहला पेपर CMA फाउंडेशन का, जो कि है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जो कि बहुत इजी भी है और फेमिलियर भी है। लेकिन जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन्हें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत बेसिक से आप लोगों को हर लेसन पढ़ाऊंगा बेटा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में क्या होगा, सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होगा पेपर पैटर्न, कि जो पेपर 1 है उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आपके एग्जाम में कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद मैं आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का मतलब बताऊंगा और फिर हम लोग देखेंगे हर एक चैप्टर का एक ओवरव्यू। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले जैसा कि पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, सब्जेक्ट का नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा इकोनॉमिक्स और दूसरा है हमारा मैनेजमेंट। ये जो पूरा पेपर है ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें इकोनॉमिक्स का वेटेज है 50 मार्क्स और मैनेजमेंट का वेटेज है 50 मार्क्स। अब जो CMA फाउंडेशन का जो पेपर पैटर्न आता है, ना तो वो पूरा ऑब्जेक्टिव होता है ना तो पूरा सब्जेक्टिव होता है। इट इज अ मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इसका मतलब ये जो इकोनॉमिक्स 50 नंबर का है, इसमें ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज है वो 30 नंबर का है और सब्जेक्टिव का वेटेज 20 नंबर का है। अब ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट निर्भर करता है। जिसे सब्जेक्टिव पसंद है उसके लिए नुकसानदायक, जिसे ऑब्जेक्टिव पसंद है उसके लिए फायदेमंद। ठीक, तो हालांकि फायदे नुकसान की बात नहीं करते हुए हमें हर एक चीज कंसेप्चुअली पढ़नी है और हर एक चीज को मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, बीट ऑब्जेक्टिव और बीट सब्जेक्टिव। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो 30 नंबर में भी 3 बाइफोकेशन है। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कौन बनेगा करोड़पति जैसे। दूसरा है मैचिंग, जोड़ी बनाइए। और तीसरा है सही और गलत में फर्क बताइए, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये जो MCQ पोर्शन है, ये MCQ आपका टोटल 20 MCQs आते हैं बेटा, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका टोटल 20 मार्क्स का हो गया। 5 नंबर का जो आपका होता है वो MCQ है और 5 नंबर का आपका ट्रू फॉल्स। तो इस तरीके से आपके जो टोटल 30 नंबर हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव से आते हैं। रही बात सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव टोटल 20 नंबर का है, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से आपको कोई भी 4 करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 5 मार्क्स। 5 into 4 20 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा। उसके बाद अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो ये भी 50 है और पेपर पैटर्न की बात करूं तो एग्जैक्टली सेम है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज MCQ ऑफ 20 मार्क्स, मैचिंग ऑफ 5 मार्क्स एंड ट्रू फॉल्स ऑफ 5 मार्क्स। ये तो हो गई बेटा पेपर पैटर्न की बात। अब मैं आप लोगों को सब्जेक्ट से फेमिलियर कराने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको। अभी जो फैकल्टीज आएंगे वो भी पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में ही बताएंगे, एक ओवरव्यू देंगे और उसके बाद हम चैप्टर्स में जाएंगे। तो एक बार ये पेपर पैटर्न जो है बेटा आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसे साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। इससे आपका एक नोट्स भी प्रिपेयर होगा और आपका जो लिंक है वो भी नहीं टूटेगा। सो प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा
अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। जो सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, इसके बारे में समझते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कंटेंट में जाऊं, इससे पहले कि मैं चैप्टर्स में जाऊं, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी भी आपने अपने आप से यह सवाल पूछा है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय कि ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में दिया क्यों है, ये सब्जेक्ट पढ़ के हम समझेंगे क्या, और इस सब्जेक्ट से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? अगर आज तक आपने ये सवाल अपने आप से नहीं पूछा है तो आज से ये सवाल पूछना चालू कर दो, और मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। पहले तो जानते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप मान लीजिए कि आपके घर में आप एक अकेले अर्निंग मेंबर है, ठीक, और आपके घर में 4 लोगों की फैमिली है, ठीक। आप, आपके पापा, आपकी बहन और आपकी मम्मी, ये 4 लोगों की आपकी फैमिली है। अब आपकी सैलरी मान लीजिए 40,000 रुपए है। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आप उस 40,000 रुपए से अपने घर के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की सारी जरूरतों को क्या पूरी कर सकते हैं? क्या सारी चीजों को पूरी कर सकते हैं? द आंसर इज नो। लेकिन आप ये ट्राई करते हैं कि उस 40,000 रुपए से मैं अपने मैक्सिमम वांट्स या अपने घर वालों के मैक्सिमम वांट्स क्या कर सकूं? पूरी कर सकूं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी इनकम से अपने घर को मैनेज कर रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड हैं, आप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से कनेक्टेड हैं। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो जिस तरीके से आप अपने घर को अपने इनकम से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार जब हम इसे ब्रॉड लेवल पे जाते हैं तो ये कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है। उसी तरीके से हर एक कंट्री के पास जो भी इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है, उससे वो किस तरीके से उस देश में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरी करती है, इसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब इनकम तो हो गया लास्ट स्टेज। उसको कमाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी होती है। वो क्या एक्टिविटीज होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आपका चैप्टर होगा वो होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 20 नंबर का होगा, जिसे 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। आइए समझते एक एक चैप्टर का महत्व क्या है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स। इसमें आप लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स को किन महापुरुषों ने डिफाइन किया है, क्यों अलग अलग महापुरुषों को अलग अलग डेफिनेशन देना पड़ा, किसका डेफिनेशन में क्या खराबी थी, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। दूसरी चीजें कि जो एक्टिविटी किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा वो कितने प्रकार के होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं अभी आप लोगों के सामने जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। दूसरा, अगर यही लेक्चर मैं आप लोगों को सेल करूं, आपसे पैसे लो इसके बदले, तो क्या फर्क होगा दोनों एक्टिविटी में? तो बेटा हम जो कर रहे हैं ये दोनों क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। एक के लिए मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं, दूसरे से मैं आपसे पैसे ले रहा हूं। तो जिसके लिए मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, और जिसके लिए मैं आपसे पैसे ले रहा हूं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ये सब आप बेसिक चीजें बेसिक कंसेप्ट में पढ़ेंगे। अब कॉमर्स स्टूडेंट के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। नहीं बेटा, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद है कि साइंस का भी बच्चा अगर सीएमए में किसी उम्मीद को लेके आ रहा है कि चलो हम कॉमर्स पढ़ेंगे, तो वो भी पूरी हो सके, ये मेरा खुद से प्रॉमिस है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है कि गुड्स क्या होता है, फिर क्या क्या वेल्थ क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब अगर आपके पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे कि आपकी कभी भी कोई भी जरूरत अधूरी ना रह जाए, आप जो चाहो वो हासिल कर सको, जो चाहो वो अचीव कर सको, तो क्या आपको कभी भी ये सोचना पड़ेगा कि ये खरीदूं, ये ना खरीदूं, ये अभी खरीदूं, ये बाद में खरीदूं? कभी ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन
हम एक प्रैक्टिकल दुनिया में जीते हैं जहां सभी के पास चीजें लिमिटेड है, चीजें सीमित हैं और हमें यह डिसाइड करना है कि क्या अभी खरीदे, क्या बाद में खरीदे। अगर दोनों जरूरी है तो किसको कितना पैसा दें या किसको कितना इंपॉर्टेंस दें, ये सारा चीजें आप जो डिसाइड करते हो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स बेसिकली सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। हमारे पास जो कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास जो पैसों की कमी है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है। तो ये सारी चीजें आप बेसिक कंसेप्ट में पढ़ोगे। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ो खुद से सवाल पूछना कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ क्यों रहा हूं, और जिस दिन आप ये सवाल खुद से पूछने लग जाओगे आपको समझ आएगा कि कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सिलेबस में दिया क्यों गया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। पहला चैप्टर जो हम समझेंगे बेसिक कंसेप्ट्स। दूसरा डिमांड एंड सप्लाई। ये क्या होता है सर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। डिमांड मतलब मांग, हमारी मांगे पूरी करो। डिमांड का मतलब जनरली हम समझते हैं मांग से। इकोनॉमिक्स में डिमांड का क्या महत्व है, ये एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। एक बहुत लग्जरी कार का मालिक मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि सर क्या आप ये लग्जरी कार, सपोज ले लेते हैं फेरारी, क्या आप फेरारी खरीदना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ खरीदना चाहता हूं। उसी प्रकार उसने नोट डाउन कर लिया कि हाँ मयंक सर फरारी खरीदना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कितना फरारी कार खरीदना चाहते सर? मैंने बोला एक। वो लिख के ले गया कि मयंक सर एक फरारी कार खरीदना चाहते हैं। इसी तरीके से वो कई लोगों के पास गया और टोटल 1 लाख लोगों ने कहा कि हाँ हम फरारी कार खरीदना चाहते हैं, और उसने लिख के ले गया और उसने क्या किया, 1 लाख फरारी कार प्रोड्यूस कर दिया, 1 लाख फरारी कार बना दिया। और सभी को कॉल किया और पूछा कि सर, पूछा नहीं बताया कि सर आप लोगों ने कहा था कि आप फरारी कार खरीदना चाहते हैं, हमने वो कार बना लिया है, कृपया आइए और ले जाइए। हमने कहा क्या? हमने तो ये नहीं कहा था कि हम खरीद सकते हैं, हमने तो यह कहा था हम खरीदना चाहते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उसे खरीद सके। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट में, बाजार में फरारी कार की डिमांड 1 लाख यूनिट है? जी नहीं, हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमने उस 1 लाख यूनिट को खरीदने की इच्छा तो जताई, लेकिन उसको खरीदने की हमारे पास काबिलियत ही नहीं है। बेचारे की 1 लाख यूनिट खराब हो गई। अब वो क्या किया, दूसरे बड़े लोगों के पास गया, बोले हम गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम फरारी कार खरीद सके। वो गए अमीर लोगों के पास और उन्होंने पूछा उनसे कि क्या आप फरारी कार खरीद सकते हैं? अब उनका क्वेश्चन सुनना, क्या आप फरारी कार खरीद सकते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ हम फरारी कार खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर दिया। अब उनको फोन लगाया और कहा कि सर आप फरारी कार खरीद सकते, आइए और ले जाइए। तो उधर से बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं वो कहते हैं कि सर हम फरारी कार खरीद सकते हैं, लेकिन हम खरीदने की इच्छा नहीं रखते हैं, हम नहीं खरीदना चाहते। इसका मतलब क्या मैं उस समय कहूंगा कि मार्केट में फरारी कार की जो डिमांड है वो 1 लाख यूनिट है? जी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर पर्सन अलग अलग प्राइसेस पे जब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी खरीदना चाहता है प्लस खरीदने की काबिलियत रखता है, तब हम उसे क्या कहेंगे बेटा, डिमांड। सो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज at its different prices during a given period of time, then it is considered as demand. ये होता है डिमांड का मतलब इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा, आप लोगों को ये पता होगा, कॉमन सी बात है कि अगर मान लो कि किसी भी प्रोडक्ट की कीमत अगर बढ़ रही हो तो हम उसकी डिमांड क्या करते हैं, कम करते हैं। हाँ, यानी ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, बचपन से देखते आ रहे हो कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड अगर बढ़ रही है तो हम किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर घट रहा है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं।
इसको एक लॉ के द्वारा सही प्रूफ किया गया है, या बोल सकते हैं कि इसके लिए एक लॉ बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, जो ये कहता है कि प्राइस और किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में उल्टा रिश्ता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये क्या है? ये एक लॉ है। ये मतलब ये कहने का ये कि इकोनॉमिक्स में हमें बहुत सारे लॉ, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज पढ़ने हैं जिसकी मदद से हम जानेंगे कि एक कंज्यूमर का या एक पर्टिकुलर पर्सन का कैसा बिहेवियर होता है। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इकोनॉमिक्स जो डील करता है वो ह्यूमन बीइंग से डील करता है। ह्यूमन बीइंग से डील करने के कारण इसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। क्या कहा जाता है बेटा? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, कि ये सोसाइटी से, ये सोशल एनिमल से, ह्यूमन बीइंग से डील करता है और हर ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर अलग अलग होता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स को क्या कहा गया? सोशल साइंस। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने साइंस पढ़ा होगा। साइंस में एक थ्योरी है, एक प्रिंसिपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, की किसी भी चीज को अगर आप ऊपर उछालोगे तो वो नीचे जरूर आएगा। हाँ या नहीं? ये पूरी दुनिया में एक जैसा है। आप यहां रहो, अमेरिका चले जाओ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो सब जगह एप्लीकेबल होता है। क्या ऐसा इकोनॉमिक्स के लिए आप बोल सकते हो कि जो प्रिंसिपल्स यहां अप्लाई हो रहा है वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स एज इट इज सभी जगह अप्लाई होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स डील करता है ह्यूमन बीइंग से और ह्यूमन बीइंग्स का नेचर अलग अलग होता है। तो यही सारी चीजें हमें पढ़नी। बात करते हैं डिमांड की। फिर से आप लोगों ने कहीं शॉपिंग मॉल में अगर जाते होगे या कहीं भी शॉप में जाते होगे तो एक होर्डिंग दिखता होगा आप लोगों को। क्या? बाय वन एंड गेट 50% डिस्काउंट ऑन अनदर। क्यों ऐसा? क्या उन लोगों ने कुछ पढ़ा है या वो लोग ऐसे ही हवे में ये स्कीम रख देते हैं? कुछ तो सोच के रखते होंगे। उन्हें पता है कि कोई भी पर्सन किसी भी कमोडिटी के एडिशनल यूनिट को सेम प्राइस पे खरीदना नहीं चाहेगा। इसी वजह से वो आपको लालच देते हैं कि सर आपने पहला जो शर्ट खरीदा या पहला जो आपने कमोडिटी खरीदी है उससे आधी कीमत पे आप दूसरा ले जाइए। इसका मतलब उन्हें पता है कि जैसे ही मैं प्राइस कम करूंगा डिमांड बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड उन्होंने पढ़ा है और कैसे उसने लॉ ऑफ डिमांड को, जो थ्योरेटिकल पार्ट था, उसने उसको अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में, अपने बिजनेस में अप्लाई किया और उससे कैसे फायदा कमाया, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है इकोनॉमिक्स में। आ रही है बात समझ में? तो कभी भी ये सोच के मत पढ़ना ये सब्जेक्ट तो ऐसे ही दे दिया गया पास होने के लायक। अच्छा, कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो तो ये मोटिव से पढ़ो कि इससे हम सीखेंगे क्या। दूसरा बात करते हैं सप्लाई की। अब सप्लाई का मतलब, अच्छा डिमांड हम पढ़ रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी खरीदने की इच्छा रखता है और काबिलियत रखता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिमांड। सिमिलरली अगर मान लो कि मैं किसी चीज की डिमांड कर रहा हूं तो वो कमोडिटी कोई ना कोई तो सप्लाई किया होगा, किसी ना किसी ने बेचा होगा। सप्लाई का मतलब क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर अलग अलग प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी मार्केट में उतारना चाहता है, उसे हम टोटलिटी में क्या कहते हैं बेटा? सप्लाई। इज इट क्लियर? सो इट रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज सप्लाई। तो आई होप आपको डिमांड और सप्लाई का बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, क्या क्या अजम्पशंस होते हैं, किस तरीके से हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, सब कुछ मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। अब ये तो हो गई पूरी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अगर मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूं, किसी चीज की डिमांड करता हूं, तो किसी ना किसी ने तो इसे प्रोड्यूस किया ही होगा। तो बात करते हैं बेटा प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या होता है सर? एकदम बेसिक से ले जा रहा हूं ताकि साइंस को भी समझ में आए, साइंस स्टूडेंट को भी समझ में आए। प्रोडक्शन की बात करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक पेड़ है, उस पेड़ को मैंने काटा और उस पेड़ से मैंने लकड़ी इकट्ठा की और उस लकड़ी से मैंने फर्नीचर बना दिया। पेड़
पेड़ से लकड़ी, लकड़ी से फर्नीचर। तो ये मैंने क्या किया, पेड़ को लकड़ी में कन्वर्ट किया। मेरे वर्ड को कैच करना बेटा, पेड़ को मैंने लकड़ी में कन्वर्ट किया और फिर लकड़ी को मैंने किस में कन्वर्ट किया, फर्नीचर में कन्वर्ट किया। ये जो प्रोसेस है टू transformation of the inputs into output or the transformation of raw materials into finished product, that process is known as what? Production. सवाल ये उठता है कि सिर्फ क्या प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स के लिए होता है? नहीं बेटा, मैं आप लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं, ये भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। आप किसी पर्टिकुलर प्लेस से गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हो, वो भी एक प्रोडक्शन है, वो है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्या कोई भी प्रोडक्ट जहां पे प्रोड्यूस होता है वहीं कंज्यूम हो जाता है? जी नहीं। फैक्ट्री में अगर कोई चीज प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे ले जाना होता है कहां? मार्केट प्लेस तक। तो ये जो गैप है दोनों के बीच में, द गैप बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड बाय द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। यस और नो? तो ये भी क्या है? प्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब और क्या सर इसमें और क्या पढ़ेंगे? तो ध्यान से सुनना। हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि कम से कम इनपुट में, मेरे वर्ड को कैच करना बेटा, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा मैं आउटपुट प्रोड्यूस कर सकूं। यस और नो? तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन चैप्टर में। दूसरा, वो ये चाहता है कि अगर मान लीजिए कि मेरा एक प्रोडक्शन मैनेजर है, तो मैं ये उससे पूछूं कि मुझे 100 चेयर चाहिए और 100 चेयर बनाने के लिए बताइए कि आपको कितना मिनिमम रॉ मटेरियल चाहिए, कितना मिनिमम इनपुट चाहिए। तो यहां पे मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूं एक रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट के बीच में कि गिवन आउटपुट 100 चेयर बनाने के लिए मुझे मिनिमम कितना इनपुट चाहिए होगा। या मैं उसे एक दूसरा उल्टा कंडीशन देता हूं कि मान लो कि मैं आपको 1 टन लकड़ी देता हूं, उस 1 टन लकड़ी से आप कितना फर्नीचर बना सकते हो, व्हाट इज द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन इनपुट। ये दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सर सब कुछ समझ में आ गया, डिमांड भी आ गया, प्रोडक्शन भी आ गया। अब जब प्रोड्यूसर किसी चीज को प्रोड्यूस करेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं बेटा कॉस्ट की। अब कॉस्ट और प्राइस में क्या अंतर होता है कि दोनों एक होता है? खुद से पूछिए। तो आंसर है बेटा कि कॉस्ट और प्राइस दोनों अलग अलग होता है। अभी मैं सिर्फ कॉस्ट की बात करूंगा। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब एक प्रोड्यूसर कोई भी गुड्स बना रहा होगा तो उस गुड्स को बनाने में वो टोटल कितना खर्चा करेगा, क्या क्या चीजों के ऊपर वो खर्च करेगा, उन सभी खर्चों का जो टोटलिटी है वो कहलाया जाता है कॉस्ट, जो आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे। और कॉस्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत हाई वेटेज रखता है। किसमें? आगे सीएमए इंटर में। ठीक, आपके नाम में ही कॉस्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। मतलब ये कि अगर मान लो कि मैं एक फैक्ट्री स्थापित करना चाहता हूं, एक यूनिट स्थापित करना चाहता हूं, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे पहले तो चाहिए एक लैंड जिसमें मैं अपनी फैक्ट्री बना सकूं। उसके बाद कुछ वर्कर्स चाहिए होंगे जो इसको प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद इन सब चीज को इन सभी चीजों को लेने के लिए मुझे पैसा चाहिए। उसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुझे मशीनरी चाहिए और इन सब को कलेक्ट करने के लिए एक पर्सन चाहिए, दैट इज एंटरप्रेन्योर, जो कि मैं खुद हूंगा। इसका मतलब आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए जो इन सभी को कंबाइन करके क्या कर सके, प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके। लेकिन क्या ये लोग आपको फ्री में सारी चीजें देंगे? द आंसर इज नो। तो जब आप लैंड ओनर को रेंट पे करोगे, लेबर ओनर को वेजेस पे करोगे, कैपिटल ओनर को इंटरेस्ट पे करोगे और बच गया तो प्रॉफिट आप खुद रखोगे, तो इन सभी का सम टोटल क्या कहलाता है बेटा? कॉस्ट। प्रॉफिट का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट? चैप्टर जब डिटेल में पढ़ेंगे तो जरूर बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब ये सब पढ़ लिए, बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, उसके बाद हमने डिमांड पढ़ लिया, प्रोडक्शन पढ़ लिया, कॉस्ट पढ़ लिया। प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। प्रोडक्ट को बेचोगे कहां? प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए।
तो प्रोडक्ट को बेचने की जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मार्केट। अब मार्केट भी कई प्रकार का होता है, ठीक। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सब्जी मार्केट, अनाज मार्केट, नहीं। सब मार्केट का मतलब होता है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो कुछ फीचर्स के आधार पे डिवाइड किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, हाईएस्ट, ये अकेला चैप्टर 20 नंबर कवर करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ेंगे बेटा। अगला बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग की। अब ये मनी एंड बैंकिंग जो है ये इन सभी से अलग है। क्यों? क्योंकि ये सभी जो है वो इकोनॉमिक्स के एक ब्रांच का हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी शुरुआती वो सब हम लोग बेसिक कंसेप्ट में पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। लेकिन माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल। माइक्रो मतलब स्मॉल। तो जब हम पूरे इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट का एनालिसिस करते हैं या हर एक पार्ट की स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और जब हम पूरे इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मनी एंड बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा क्या है समझते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है, जो नोट छापती है, क्या आपने कभी ये सोचा कि क्यों ना आरबीआई के पास जब नोट छापने की मशीन है तो वो जितना चाहे उतना नोट छाप ले और गरीबों में बांट दे, पूरे भारत देश में बांट दे। क्या आपने कभी ये सोचा? अगर नहीं सोचा तो ये चैप्टर आपको समझने में मदद करेगा कि ऐसा क्यों नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए एक थ्योरी दी गई है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। 3 अलग अलग महापुरुषों ने थ्योरी ऑफ मनी दी है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहेगा इसमें से, मनी चैप्टर में से। उसके बाद बैंकिंग की बात करते हैं। तो बैंकिंग में बेसिकली 2 पार्ट में बैंकिंग को डिवाइड किया गया है। एक है हमारा कमर्शियल बैंक और दूसरा है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब वो बैंक जिससे आम जनता डील करती है और आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सभी बैंकों का भी बैंक है। द बैंकर्स बैंक इज द सेंट्रल बैंक। आ रही है बात समझ में? क्या होता है सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई नो दैट आप 11th में और 12th में इन सभी चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो आप एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा, ठीक। चलिए बेटा, आई होप आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का बाइफोकेशन समझ लिया होगा, लिख लिया होगा। आइए बात करते हैं दूसरे पार्ट की, दैट इज मैनेजमेंट। अब एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक, एक स्टूडेंट से लेके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन तक, सभी कोई कुछ ना कुछ चीजें मैनेज करते हैं। मैनेज का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब अपना काम किस तरीके से दूसरों से करवाया जा सके, ये एक अच्छा मैनेजमेंट होता है ट्रेडिशनल के हिसाब से। लेकिन समय बदला, उसके हिसाब से डेफिनेशन भी बदली। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, जो मैनेजमेंट पार्ट है आपका। अब इस पूरे मैनेजमेंट पार्ट को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। अब पूरा इकोनॉमिक्स एक तरफ और मैनेजमेंट एक तरफ। मतलब ये कि इकोनॉमिक्स आपको बहुत इजी लगेगा एज कंपेयर टू मैनेजमेंट। इसका कारण क्या है कि मैनेजमेंट कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट को आसान और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। आई विल connect the management with your daily life so that you can easily relate each and every concept of management with your daily life so that the concepts get easier for you. आइए समझते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की मीनिंग की। वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन किसने दिया, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट कुछ प्रिंसिपल्स पे आधारित है जो अलग अलग महापुरुषों ने दिया है। उसमें से 2 सबसे बड़े महापुरुष निकल के आए थे। एक का नाम है टेलर और एक का नाम है फ्योल, ठीक। तो हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये 2 महापुरुष हैं जिन्होंने मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स दिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बड़ा फेमस है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट का प्रोसेस, क्योंकि मैनेजमेंट करने का एक पूरा प्रोसेस होता है। वो हमें समझने की जरूरत है कि कोई भी
बिजनेसमैन या कोई भी पर्सन जब मैनेजमेंट कर रहा होता है तो उन्हें किन किन प्रोसेस का ध्यान में रखना होता है। अब एक छोटे से एग्जांपल के साथ शुरू करता हूं और ये सारी चीजें उस एग्जांपल में कवर हो जाएंगी। ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक मान लीजिए कि मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश की, ठीक, कोचिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश की। ये मेरा एक बिजनेस है, ठीक। अब मुझे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैनेज करना है। क्या करना है बेटा? मैनेज करना है। तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा। हैफेजार्ड मैनर में कोई भी चीज पहले कोई भी चीज बाद में ऐसे तो नहीं हो सकती। तो मुझे इस कोचिंग बिजनेस को मैनेज करना है। कैसे करूंगा और क्या प्रोसेस होगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझना बेटा। तो सबसे पहले मैं एक गोल तय करूंगा, एक ऑब्जेक्टिव तय करूंगा कि मैं ये बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहा हूं। दूसरा कि मुझे इस साल कहां तक पहुंचना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मेरा टारगेट है कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कम से कम 1000 बच्चे तो होने ही चाहिए। ये मेरा टारगेट है। प्रॉफिट से मतलब नहीं है, स्टूडेंट बेस अच्छा होना चाहिए। 1000 स्टूडेंट का मेरा टारगेट है, ठीक, सपोज। तो ये मैंने क्या किया, एक गोल सेट किया, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया। अब मेरी हर एक्टिविटी उस गोल की तरफ होगी। मतलब ये कि जो भी मैं एक्टिविटी आगे करूंगा वो सब उस बात को ध्यान में रखते हुए करूंगा कि मुझे उन 1000 बच्चों तक पहुंचना है। वो 1000 बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट में आने चाहिए। इस मकसद से मैं हर एक्टिविटी करूंगा। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव इज द एंड पॉइंट टुवर्ड्स विच ऑल द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड, ठीक। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर तैयार करना। एक स्ट्रक्चर के थ्रू सभी लोगों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करना। पहले वर्क को आइडेंटिफाई करना कि आपके पास काम क्या क्या है, उस काम को अलग अलग लोगों में बांट देना, और जो सिमिलर काइंड ऑफ वर्क है, मतलब जो एक जैसे काम है, उनको एक ही कैटेगरी में कैटेगराइज करना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कोचिंग बिजनेस की बात की है बेटा। तो पहले मैंने सेट कर लिया 1000 बच्चे चाहिए। दूसरा ये कि मुझे देखना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहला काम होता है काउंसलिंग का, कि बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट तक चल के आए, पहला। दूसरा, जब वो चल के आए तो उन्हें फैकल्टी की एक टीम मिलनी चाहिए, फैकल्टीज की एक टीम मिलनी चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, वेल क्वालिफाइड हो और जिनका फीडबैक अच्छा हो स्टूडेंट्स के द्वारा। तो उन्हें डेमो प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरा, उनसे फीस कलेक्शन किया जाएगा, फीस कलेक्शन का डिपार्टमेंट। और चौथा, उनके प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, उनके डाउट्स को हैंडल करने के लिए एक टीम बनाई जाएगी जो उनके डाउट्स हैंडल करेगी। इस तरीके से मैंने क्या किया, अलग अलग वर्क आइडेंटिफाई किया और उसके बाद मैंने उनको अलग अलग लोगों में क्या किया, बांट दिया। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्था बिना ह्यूमन रिसोर्स के चल ही नहीं सकती है। इसलिए जब मैंने ये चैनल चालू किया तो मैंने एक टीम बनाई, क्योंकि हर सब्जेक्ट मैं पढ़ा लूं ये पॉसिबल नहीं। तो मैंने पवन सर से कांटेक्ट किया, मैंने श्री सर से कांटेक्ट किया, मैंने अनूप सर से कांटेक्ट किया और इनकी एक टीम बनाई। और टीम के थ्रू मैंने क्या किया, हर एक सब्जेक्ट को उन्हें एलोकेट कर दिया। मतलब स्टाफिंग हुआ। स्टाफिंग का मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना, उनकी एबिलिटी और उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के आधार पे उन्हें काम एलोकेट करना, ये स्टाफिंग में आता है। स्टाफिंग इंश्योर्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इन द राइट टाइम। स्टाफिंग, ठीक। बात करते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग का मतलब क्या, कि जब लोग अपॉइंट होते हैं, लोग जब वर्कर्स आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्हें एक डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है कि ये काम आपको कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब इंडिया टीम बिना कोच के नहीं चल सकती है, क्यों? क्योंकि उन्हें डायरेक्शन देने वाला एक पर्सन होना चाहिए जो उन्हें डायरेक्ट कर सके, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग डायरेक्शन के थ्रू अचीव करते हैं।
तो पहले मैंने प्लानिंग कर दिया, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम देखे और काम को डिवाइड कर दिया। उसके बाद उन काम को करने के लिए लोग अपॉइंट किए और उन लोगों को डायरेक्ट करने के लिए जो एक्टिविटी करनी होती है उसको हम लोग डायरेक्टिंग कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है अपने एम्प्लॉइज के साथ बिहेवियर। कोई भी इंस्टीट्यूट अपने एम्प्लॉइज के बिना नहीं चल सकता है, ये हमेशा याद रखने वाली बात है हर किसी को। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बनता है तो वो अपने ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू ही आगे बढ़ता है। तो उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करना, उन्हें टाइम टू टाइम लीड करना। जब कोई रिस्की सिचुएशन हो, जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो, तो लीडर को फ्रंट में आके उन्हें लीड करना, उन्हें संभालना, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, उनकी प्रॉब्लम्स हैंडल करना, उनको कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनेज हो पाएगा। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के साथ और ह्यूमन रिसोर्स के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो कोई भी अच्छा एम्प्लॉय या कोई भी अच्छा पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं रहेगा, वो अलग हो जाएगा। तो ये डायरेक्टिंग में हम लोग यही सारी चीजें पढ़ेंगे कि किस तरीके से लीड किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ताकि लोग इसके साथ जुड़े रहें। देन बात करते हैं कंट्रोलिंग। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर प्लानिंग फर्स्ट स्टेज है तो कंट्रोलिंग लास्ट स्टेज है, और कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। इसका मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे समझते हैं? मैंने ये टारगेट सेट किया था कि 1000 बच्चे आने चाहिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। ये मेरा प्लानिंग था, ये मेरा पहला स्टेज था जिसमें मैंने ये सेट किया था कि 1000 बच्चे आने चाहिए मेरे इंस्टीट्यूट में। जब साल एंड हुआ तो मैंने देखा कि कितने बच्चे एडमिशन लिए हैं मेरे इंस्टीट्यूट में। तो मैंने ये देखा कि 1000 में से सिर्फ 800 बच्चों ने एडमिशन लिया है। मतलब ये कि मैंने एक स्टार्टिंग में एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बनाया था कि भाई मुझे 1000 स्टूडेंट चाहिए, और एक्चुअल में जब एंड हुआ तो मुझे पता चला 800 बच्चे ही हैं। ये 200 बच्चे क्यों नहीं आ पाए? इसका मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, इसका मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और मेरे एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में जो गैप है वो गैप क्यों अराइज हुआ है, और जब ये पता चल जाए कि वो क्यों अराइज हुआ है तो उसे कैसे कम किया जाए। ये सारी चीजें मुझे एनालाइज करना है कंट्रोलिंग में। दैट इज कंट्रोलिंग एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। इट रिड्यूसेस द गैप बिटवीन द एक्चुअल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। और फिर ये मैं एनालाइज करूंगा कि क्या हमारे पढ़ाने में कमी रह गई, क्या हमारे फीडबैक को फीडबैक को हैंडल करने में प्रॉब्लम रह गई, क्या हम उनको वो सर्विसेज नहीं दे पाए जो हमें देना चाहिए था। तो ये सारी चीजों का एनालिसिस हम लोग करेंगे कि क्यों ये 200 बच्चे कम हुए या कम हमने टारगेट से कम अचीव कर पाए। तो ये सभी प्रोसेस जो है ये मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आता है। बात करते हैं बेटा दूसरा मैनेजमेंट कंसेप्ट्स की। ठीक, अब ये जो ऑर्गेनाइजिंग वाला जो पार्ट है ना, उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। 3 चीजें, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। मैंने यहां पे आपको बताया था कि काम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर काम को डिवाइड कर देंगे। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर देना। अथॉरिटी का मतलब होता है ये कि आप किसी पर्सन को अगर कोई काम करने के लिए बोल रहे हो तो उस काम को करने की उसके पास पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर मैंने किसी को काम सौंपा, कोई काम करने के लिए बोला, तो मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मैंने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक जिम्मेदारी दी। लेकिन अगर मैं उस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए अगर उसको किसी भी प्रकार का पावर नहीं दूं, किसी भी प्रकार का हक ना दूं, किसी भी प्रकार का राइट ना दूं, तो वो अपनी जिम्मेदारी के नीचे दब जाएगा और उस जिम्मेदारी को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो यहां पे ये 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है वो जिम्मेदारी जो आपको पूरी करनी है, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी, कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप अकाउंटेबल होगे, आप आंसरेबल होगे, आप उसके लिए जवाबदेह होगे।
ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। अगला बात करते हैं लीडरशिप और मोटिवेशन की, जहां मैंने बात की थी डायरेक्टिंग के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, लीडरशिप और मोटिवेशन। आज हमारा जो देश है वो एक बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है, लीडर स्ट्रांग है, लीडरशिप कि कोई भी रिलायंस की बात ले ले, रिलायंस जियो आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट हर बड़ी कंपनी करते जा रही है रिलायंस जियो में, क्योंकि उनका लीडरशिप स्ट्रांग था। आप लोगों ने अगर सुना होगा तो गुजरात में एक व्यापारी हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो हर साल अपने एम्प्लॉयज को क्या देते हैं, या तो कार देते हैं या तो फ्लैट्स देते हैं। ठीक है, एक हीरा व्यापारी है, शायद सूरत के हैं। ठीक, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेशन दे रहे हैं। अब मोटिवेशन कई प्रकार का हो सकता है। मोटिवेशन एक हो सकता है पैसों का, दूसरा हो सकता है स्टेटस का। ठीक, तो दो प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, एक फाइनेंशियल मोटिव, दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल मोटिव। ठीक, तो ये क्या होता है मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक, कितने टाइप्स के मोटिवेशन होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीडर्स, what are the theories on the basis of which we have understood the motivation and leadership. All these will be covered in this particular chapter. After that we will be studying the last part, and that is decision making. कि किसी भी प्रकार का अगर आप निर्णय लेते हो, आप डिसीजन लेते हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी और चीज से रिलेटेड हो, तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना होगा। इसके लिए पहले हमें यह समझना होगा कि डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के टाइप्स क्या होते हैं, और किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना होता है। मतलब कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो एक झटके में तो नहीं लिया जा सकता है। तो वो डिसीजन मेकिंग क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा कि भैया ये जो चैप्टर बनाया गया है, ये जो सब्जेक्ट बनाया गया इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, इससे हम पढ़ेंगे क्या। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, चारों पार्ट में से ये इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इजी है या टफ है, ये तो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन लेक्चर अटेंड करने के बाद आई एम श्योर दैट इकोनॉमिक्स विल बी द इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ योर सिलेबस। और एक चीज, सबसे ज्यादा जो मार्क्स बच्चे लेके आते हैं वो इसी सब्जेक्ट में लेके आते हैं, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये कि ये बच्चे इससे फेमिलियर होते 11th-12th से, और दूसरा ये कि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सारी चीजें हैं। तो कुछ बच्चे अकाउंट से डरते हैं, कुछ बच्चे मैथ से डरते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स से बहुत कम बच्चे डरते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा सीएमए फाउंडेशन के बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि मेरा मकसद है कि सीएमए फाउंडेशन के बच्चों को एक स्पेशलाइज्ड चैनल के थ्रू एक स्पेशलाइज्ड कोचिंग दिया जा सके एक्सपीरियंस टीम के द्वारा। तो मेरी इस मुहिम में प्लीज मेरी मदद कीजिए, और कृपया इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला है, आपको जो भी क्वेरी होगी, जो भी डाउट होगा, मैं उसके थ्रू हैंडल करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर पेशेंट लिसनिंग मी। कल फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जो हमारे दूसरे फैकल्टीज भी डालेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज।